नमस्कार, मैं संतोष नादरगे पुणे से। ए नागराज जी का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं। अभी हम दूसरा पार्ट में जाएंगे। जिस पार्ट में हम जानने वाले हैं उनकी शिक्षा के बारे में। चलो तो शुरू करते हैं। आज तो स्थिति ऐसी है कि जन्म से पहले ही माता पिता को बालक की शिक्षा को लेकर चिंता आरंभ हो जाती है, जिसके साथ महाचिंता यह जुड़ी होती है कि बच्चा बड़ा होकर कैसे कमाएगा, क्या नौकरी करेगा और अपने बच्चे पाल भी पाएगा कि नहीं। परंतु सन 1925 में शायद ही कोई दंपत्ति अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित होता होगा। नागराज के माता पिता व परिवार के अन्य लोग भी परिश्रम से परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं पैदा कर लेते थे तथा मज़े से जीवन यापन कर रहे थे। साथ ही ऐसी आशा रखते थे कि बच्चे भी श्रमपूर्वक अपना पेट भर सकेंगे। नौकरी को तो महापाप मानते थे। इच्छा थी तो यही कि बच्चे भी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाए। वेदों को पढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता समझते थे। अतः बालक नागराज जैसे ही 5 वर्ष के हुए, उन्हें भी स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हुई। परिवार में एक और वेद मूर्ति गढ़ने को लेकर यह कोई अशांतिवत था। ये तो मैं पढ़ने नहीं आ रहा मेरे को नीट ठीक तरह से। अशांतिवत परिवार में एक और वेद मूर्ति गढ़ने को लेकर हर कोई अशांतिवत था। परंतु एक अड़चन पैदा हो गई। बालक नागराज का मन स्कूल जाने को नहीं हुआ। तुरंत ही परिवार वालों द्वारा हाथ पैरों का प्रयोग किया गया और ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया। मार खा खा कर हलवा बनने के बाद जैसे तैसे नागराज ने स्कूल जाना प्रारंभ किया और बालू को सैंड बोलते हैं, रेत में उंगली से कन्नड़ भाषा सीखना शुरू किया। घर में संकेती बोली जाती थी और उनके घर में संकेती भाषा बोली जाती थी, जो कि तमिल व कन्नड़ का मिश्रित स्वरूप थी। अध्यापक घर में ही रहते थे, इसलिए पढ़ने से छुटकारा नहीं दिखता था। स्कूल में शरीर स्वास्थ्य के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें बताई जाती थी, वे जरूर उन्हें अच्छी लगती थी, परंतु स्कूल में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनको स्कूल में दी जाने वाली जानकारी किसी तरह से दिन प्रतिदिन जीने के लिए किंचित मात्र भी उपयोगी नहीं लगती थी। बालक नागराज का मन तो अपनी माता जी के साथ कार्य करने में तथा उनसे आयुर्वेद व ज्योतिष की जानकारी लेने में लगता था। तालाब में तैरना, गिल्ली डंडा व पिट्ठूल खेलना भी अच्छा लगता था। लड़कियां तराश कर आदमियों के चित्र भी बनाते थे। लड़कियां नहीं रे भाई, लकड़ियां तराश कर आदमियों के चित्र भी बनाते थे। बालक नागराज को सबसे ज़्यादा गाय चराना पसंद था। गायों को चराने में बहुत श्रम तो करना नहीं पड़ता और अतिरिक्त समय भी अधिक रहता है। अतः समय बिताने के लिए बांसुरी बजाते रहते थे। सामान्यतया आदमी गाय के पीछे चलता देखा जाता है, परंतु गाय बालक नागराज के पीछे चलती थी। अरे वाह! जब बालक नागराज किसी वृक्ष के नीचे सो जाते तो गाय भी उनके आसपास ही सो जाती थी। बालक नागराज का ध्यान एक बात पर गया कि
उनकी छोटी उम्र होने के बावजूद भी गांव के अन्य जाति के बुजुर्ग उनका बड़ा सम्मान करते थे, प्रणाम करते, उनकी पूजा करते थे। कोई कोई तो उनके सामने दंडवत हो जाते थे। उनके मन में विचार आते, मैंने इन्हें क्या दे दिया है जो ये मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा सम्मान पूजा करते हैं। इस बात का जिक्र माताजी से करते तो वह बस मुस्कुरा दिया करती। कौन जिक्र करते थे? नागराज जी अपनी माताजी से जिक्र करते थे कि गाँव वाले लोग मुझे इतना सम्मान क्यों देते थे, तो इसका रिप्लाई माताजी से क्या आता था? जस्ट अ स्माइल। इस तरह इस बारे में वह हमेशा सोचते रहे, परंतु 10-11 वर्ष होने के बाद 10-11 वर्ष होने के बाद ही इसके बारे में किसी से पूछने का निर्णय किया। बड़े होने लगे तो बड़े भाई का साथ मिलकर दूध दूहना भी शुरू कर दिया। दूहना, ये क्या पता दूहना क्या होता है? दूहना। बड़े होने लगे तो बड़े भाई के साथ मिलकर दूध दूहना भी शुरू कर दिया। माताजी के साथ जंगल में जाते और औषधि योग्य वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त करते, जो उनको आज भी याद है। जहाँ स्कूल में कन्नड़ लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते, घर में अंग्रेजी बोलना तथा हिंदी और संस्कृत पढ़ना, लिखना व बोलना प्रारंभ किया। परंपरानुसार 7 वर्ष होते ही श्री सुब्रमण्यम अवधानी से, जो वेद मूर्ति थे परंतु परिवार के नहीं थे, वेदों को पढ़ना भी शुरू कर दिया था। कोई भी बच्चा स्वयं के ही घर में उपलब्ध वेद मूर्ति से वेदों का अध्ययन नहीं करता था, मतलब दूसरे वेद मूर्ति से पढ़ते थे, घर वाले नहीं। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि एक पिता ये बच्चे को सिखाएगा, फिर बच्चा उसके बच्चे को सिखाएगा, तो ज्ञान में डिप्रिसिएशन हो सकता है। थैंक यू। अगला पार्ट नंबर 3 आएगा, उसमें हम जानेंगे उपनयन के बारे में। तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 3rd वीडियो में बताऊंगा उपनयन का मतलब। चलो, थैंक यू, गुड बाय।